आज के इस वीडियो में हम मौर्य वंश के पतन के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे कि क्या क्या कारण रहे जिस वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। लगभग 3 शताब्दियों के उत्थान के पश्चात शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य अशोक की मृत्यु के पश्चात विघटित होने लगा और विघटन की यह गति संगठन की अपेक्षा अधिक तेज थी। अंतोगत्वा 184 ईसा पूर्व के लगभग अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की उसके अपने ही सेनापति पुष्यमित्र द्वारा हत्या के साथ इस विशाल साम्राज्य का पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य का पतन किसी कारण विशेष का परिणाम नहीं था, अपितु विभिन्न कारणों ने इस दिशा में योगदान दिया। सामान्य तौर से हम इस साम्राज्य के विघटन तथा पतन के लिए निम्न कारणों को उत्तरदायी मान सकते हैं। सबसे पहला कारण अयोग्य तथा निर्बल उत्तराधिकारी। मौर्य साम्राज्य के पतन का तात्कालिक कारण यह था कि अशोक की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी नितांत अयोग्य तथा निर्बल हुए। उनमें शासन के संगठन एवं संचालन की योग्यता का अभाव था। साहित्यिक साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि उन्होंने साम्राज्य का विभाजन भी कर लिया। राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि कश्मीर में जालौक ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। तारानाथ के विवरण से पता चलता है कि वीरसेन ने गांधार प्रदेश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम के अनुसार विदर्भ भी एक स्वतंत्र राज्य हो गया था। परवर्ती मौर्य शासकों में कोई भी इतना सक्षम नहीं था कि वह समस्त राज्यों को एक छत्र शासन व्यवस्था के अंतर्गत संगठित करता। विभाजन की इस स्थिति में यवनों का सामना संगठित रूप से नहीं हो सका और साम्राज्य का पतन अवश्यंभावी था। दूसरा कारण प्रशासन का अतिशय केंद्रीकरण था। मौर्य साम्राज्य में सभी महत्वपूर्ण कार्य राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होते थे। उसे वरिष्ठ पदाधिकारियों की नियुक्ति का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त था। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी राजा के व्यक्तिगत कर्मचारी होते थे और उनकी भक्ति भावना राष्ट्र तथा राज्य के प्रति न होकर राजा के प्रति ही होती थी। प्रशासन में जनमत का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं का प्राय अभाव सा था। साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल सा बिछा हुआ था। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कोई स्थान नहीं मिला था और सामान्य नागरिक सदा नियंत्रण में रहते थे। राज्य व्यक्ति के न केवल सार्वजनिक अपितु पारिवारिक जीवन में भी हस्तक्षेप करता था और वहाँ नौकरशाही के अत्याचार के लिए पर्याप्त गुंजाइश थी। ऐसी व्यवस्था में शासन की सफलता पूरी तरह सम्राट की व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करती थी। अशोक की मृत्यु के पश्चात उसके निर्बल उत्तराधिकारियों के काल में केंद्रीय नियंत्रण शिथिल पड़ गया। ऐसी स्थिति में साम्राज्य के पदाधिकारी सम्राट के स्वयं के लिए घातक हुए तथा साम्राज्य का विकेंद्रीकरण होना स्वाभाविक था। तीसरा कारण था राष्ट्रीय चेतना का अभाव। मौर्य युग में राज्य अथवा राष्ट्र का सरकार के ऊपर अस्तित्व नहीं था। इस समय राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व जैसे समान प्रथाएं, समान भाषा तथा समान ऐतिहासिक परंपरा पूरे मौर्य साम्राज्य में नहीं थी। भौतिक दृष्टि से भी साम्राज्य के सभी भाग समान रूप से विकसित नहीं थे। राज्य का सरकार के ऊपर कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं समझा गया था। राजनीतिक दृष्टि से भी राष्ट्रीय एकता की भावना मौर्य युग में नहीं थी। यह बात इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि यवनों का प्रतिरोध कभी भी संगठित रूप से नहीं हुआ। जब कभी भी भारत पर यवनों के आक्रमण हुए, उनका सामना स्थानीय राजाओं अथवा सरदारों द्वारा अपने अलग अलग ढंग से किया गया। उदाहरणार्थ, जब पोरस सिकंदर से युद्ध कर रहा था अथवा सुबक सेन अंत्योकस को भेंट दे रहा था, तो यह कार्य पश्चिमोत्तर भारत में पृथक शासकों की हैसियत से कर रहे थे।
देश के केंद्रीय भाग के शासकों, विशेषकर पाटलिपुत्र के राजाओं से उन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली। पोरस, जिसकी यूनानियों तक ने प्रशंसा की है, का भारतीय स्रोतों से उल्लेख तक नहीं हुआ। चूँकि मौर्य साम्राज्य के लोगों में कोई मूलभूत राष्ट्रीय एकता नहीं थी, अतः राजनीतिक विकेंद्रीकरण निश्चित ही था। रोमिला थापर ने प्रशासन के संगठन तथा राज्य अथवा राष्ट्र की अवधारणा को ही मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया है। आर्थिक तथा सांस्कृतिक असमानताएं। विशाल मौर्य साम्राज्य में आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्तर की विषमता विद्यमान थी। गंगा घाटी का प्रदेश अधिक समृद्ध था, जबकि उत्तर दक्षिण के प्रदेशों की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत कम विकसित थी। पहले भाग की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, जहां व्यापार व्यवसाय के लिए भी उपयुक्त अवसर प्राप्त थे। दूसरे भाग में अस्थिर अर्थव्यवस्था थी, जिसमें व्यापार वाणिज्य को बहुत कम सुविधाएं थीं। मौर्य प्रशासन उत्तरी भाग की अर्थव्यवस्था से अधिक अच्छी तरह परिचित थे। यदि दक्षिण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था भी समान रूप से विकसित की गई होती तो साम्राज्य में आर्थिक सामंजस्य स्थापित हुआ होता। इसी प्रकार सांस्कृतिक स्तर की विभिन्नता भी थी। प्रमुख व्यवसायी नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में घोर विषमता व्याप्त थी। प्रत्येक क्षेत्र की सामाजिक प्रथाएं एवं भाषाएं भिन्न भिन्न थीं। यद्यपि अशोक ने प्राकृत भाषा का अपने अभिलेखों में प्रयोग कर उसे राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित करने का प्रयास किया था, परंतु उत्तर दक्षिण में यूनानी तथा अरामेइक तथा दक्षिण में तमिल भाषा इस एकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा बनी रही। ये सभी कारण मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अवश्य ही उत्तरदायी रहे होंगे। एक अन्य कारण प्रांतीय शासकों के अत्याचार रहे। मौर्य युग में साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेशों में प्रांतीय पदाधिकारियों के जनता पर अत्याचार हुआ करते थे। इससे जनता मौर्य के शासन के विरुद्ध हो गई। दिव्यावदान में इस प्रकार के अत्याचारों का विवरण मिलता है। पहला विद्रोह तक्षशिला में बिंदुसार के काल में हुआ था तथा उसने अशोक को इसे दबाने के लिए भेजा। अशोक के वहां पहुंचने पर तक्षशिला वासियों ने उसे बताया, न तो हम राजकुमार के विरोधी हैं और न राजा बिंदुसार के, किंतु दुष्ट अमात्य हम लोगों का अपमान करते हैं। हमें ज्ञात होता है कि तक्षशिला में अशोक के समय भी अमात्यों के अत्याचारों के विरुद्ध जनता का विद्रोह उठ खड़ा हुआ। इसे दबाने के लिए अशोक ने अपने पुत्र कुणाल को भेजा था। इसी प्रकार के अत्याचार अन्य प्रदेशों में हुए होंगे। इसे दबाने के लिए अशोक ने अपने हुए होंगे। लगता है कि कलिंग में भी प्रांतीय पदाधिकारियों के दुर्व्यवहार से जनता दुखी थी। अशोक अपने कलिंग लेख में न्यायाधीशों को न्याय के मामले में निष्पक्ष तथा उदार रहने का आदेश करता है। परवर्ती मौर्य शासकों में शालिशुक भी अत्याचारी कहा गया है। इन सब के फलस्वरूप जनता मौर्य शासन से घृणा करने लगी होगी तथा निर्बल राजाओं के काल में अनेक प्रांतों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी होगी। एक अन्य कारण करों की अधिकता थी। परवर्ती मौर्य युग में देश की आर्थिक स्थिति संकटग्रस्त हो गई, जिसके फलस्वरूप शासकों ने अनावश्यक उपायों द्वारा करों का संग्रहण किया। उन्होंने अभिनेताओं तथा गणिकाओं तक पर कर लगाए। पतंजलि ने लिखा है कि शासन अपना कोष भरने के लिए जनता की धार्मिक भावना जागृत करके धन संग्रहण किया करते थे। वे छोटी छोटी मूर्तियां बनाकर जनता के बीच बिकवाते तथा उससे धन कमाते थे। मौर्यों के पास एक अत्यंत विशाल सेना तथा अधिकारियों का बहुत बड़ा वर्ग था। सेना के रखरखाव एवं अधिकारियों को वेतनादि देने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता थी। यह जनता पर भारी कर लगाकर ही प्राप्त किया जा सकता था। मौर्य शासकों ने जनता पर सभी प्रकार के कर लगाए। अर्थशास्त्र में करों की एक लंबी सूची मिलती है। यदि
इन्हें वस्तुतः लिया जाता हो तो अवश्य ही जनता का निर्वाह कठिन हो गया होगा। अतः इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि करों के भार से बोझिल जनता ने मौर्य शासकों को निर्बल पाकर उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया हो और यह जन असंतोष साम्राज्य की एकता एवं स्थायित्व के लिए घातक सिद्ध हुआ हो। कुछ विद्वानों का यह भी विचार है कि अशोक द्वारा बौद्ध संघों को अत्यधिक धन दान में दिया गया, जिससे राजकीय कोष खाली हो गया। अतः इसकी पूर्ति के लिए परवर्ती राजाओं ने तरह तरह के उपाय द्वारा जनता से कर वसूल किए, जिसके परिणाम स्वरूप जनता का जीवन कष्टमय हो गया। एक अन्य कारण जो है मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक का उत्तरदायित्व बताया जाता है, जिसका अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे।